अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम अपने तमाम किए गए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर लेते हैं थ्रू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें आपको पीएनएल अप्रोच से भी सवाल को करना है, जिसमें सॉर्ट ऑफ आपको निकालना है टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, और जिसमें आपको रिकन्सिलिएशन भी बना के देनी है बिटवीन दी अकाउंटिंग टैक्स यानी टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स का सम, इन दोनों की रिकन्सिलिएशन। और आपको ये बखूबी बात पता है कि ये दोनों रिकन्साइल नहीं होते सिर्फ इस सूरत के अंदर जब हमारे पास कौन से डिफरेंसेस होंगे, परमानेंट डिफरेंस। और फिर यही सवाल आपको कह रहा है कि भाई आप डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस निकाल के दें एज एट 31 दिसंबर 2020 के ऊपर। तो आए सर, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं सवाल की। और सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच, यानी हम करंट टैक्स एक्सपेंस निकालते हैं, फिर डेफर्ड टैक्स निकालेंगे फॉर द ईयर का, और फिर हम एक रिकन्सिलिएशन बनाएंगे, और फिर हम एजेड के बैलेंसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस निकाल लेंगे ऑन ईच क्रिएटेड टेम्पररी डिफरेंस। बात क्लियर है? आजा जी देख लेते हैं। वो कह रहा है भाई, ट्रिप्टी दिमरी लिमिटेड is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 31 December 2020. The following information has been gathered for preparing the disclosure relating to taxation. अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 75 मिलियन का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आकर अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया 75 मिलियन का। सर, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू पार्क एडजस्टमेंट्स। चलें जी आगे। वो कह रहा है टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 10 मिलियन एंड रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस इज ₹8 मिलियन। अच्छा, बात समझिएगा। वो कह ये रहा है कि भाई टैक्स डेप्रिसिएशन जो है आपकी टैक्सेशन वाली डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपकी टैक्स की डेप्रिसिएशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय ₹10 मिलियन। तो हमने ये कहा कि भाई अगर मैं डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करूं कितने की, 10 मिलियन की, तो वो कह रहा है कि भाई 10 मिलियन से जो अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है वो कम है और टैक्स का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, तो इसमें से जो भी XYZ अमाउंट माइनस हुई है उसमें मुझे मज़ीद 10 मिलियन और माइनस करना है। तो हमने कहा कि सर, एज फार एज माई शॉर्टकट इज कंसर्न, जब हमने इसको माइनस किया तो इसको माइनस करने से टैक्सेबल इनकम हो गई मेरी कम, तो रिजल्टेंट टैक्स भी हो गया कम, अकाउंटिंग का टैक्स है ज़्यादा। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपने क्या बुक करना होगा सर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। और अगर लॉजिकली बात करें तो जब ये आपने लेस करवाया, टैक्स वाले ने लेस करवाया, तो वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है जो कि इस साल की इनकम है अकाउंटिंग के लिहाज से, तो वो आज मुझे ज़्यादा डिडक्शन दे रहा है। जब आगे जाके उसकी WDV खत्म हो जाएगी तो वो मुझे फिर बोलेगा कि भाई अब इस पर टैक्स दो, जबकि हम बोलेंगे कि भाई हमारे हिसाब से तो वो किसी इनकम को आज टैक्स होने से रोक रहा है। तो एज फार एज कॉन्सेप्चुअली इज कंसर्न, वो भाई हमें आज ज़्यादा अलाउंस दे रहा है डेप्रिसिएशन का। वो कह रहा है आज हटाओ उसको, मैं इस इनकम को नहीं टैक्स कर रहा, पर आगे जाके जब मैं डेप्रिसिएशन बुक कर रहा हूँ तो वो बोलेगा भाई मुझे टैक्स दो क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही अलाउ कर चुका हूँ। तो हम अपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए जिस इनकम को आज वो टैक्स होने से रोक रहा है, जो होनी इस साल चाहिए, मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लूंगा। और जब फ्यूचर में मैं जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करूंगा वो ऐड बैक करा के टैक्स लगाएगा, तो मैं आज ही इसी बुक की गई लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक करूंगा ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट बरकरार हो जाए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बता दिया। सर, इसी के अंदर कह रहा है रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस इज ₹8 मिलियन। यानी वो कह रहा है कि इस साल के आखिर के अंदर हमने रीवैल्यूएशन लॉस बुक किया है बट सरप्लस के अगेंस्ट में, यानी मेरे पास साल के शुरू के अंदर कोई ना कोई सरप्लस का बैलेंस मौजूद होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास साल के शुरू में सरप्लस का कोई ना कोई बैलेंस मौजूद होगा। तो जब मेरे पास साल के शुरू के अंदर सरप्लस का बैलेंस मौजूद होगा तो उस OCI के बैलेंस को मैंने ऑलरेडी आफ्टर टैक्स किया हुआ होगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की हुई होगी। अब जब मेरा वो सरप्लस का बैलेंस सरप्लस नहीं रहा और वो रिवर्स होने लगा है, तो आप वो शख्स हैं कि आप कहेंगे कि भाई मैंने OCI जब क्रिएट हुआ था, जब सरप्लस क्रिएट हुआ था, तो मैंने क्या किया होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की होगी। अब जब मेरा सरप्लस रिवर्स हो रहा है बट OCI से ही रिवर्स हो रहा है,
तो उसके ऊपर क्रिएटेड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी रिवर्स कहां से होगी, ओसीआई से। मतलब इसका अभी यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी पीएनएल में कोई हिट नहीं है। जब गेन ओसीआई में आता है तो टैक्स भी ओसीआई में आता है, जब वो रिवर्स ओसीआई से होता है तो डेफर्ड टैक्स रिवर्स भी ओसीआई से होता है। बात क्लियर है जी? तो वो मैंने आपको बखूबी जब डेफर्ड टैक्स विद रीवैल्यूएशन सिखाया था तो उसमें कवर करवाया था। सही जी। अगेन जस्ट टू हैव अ रीकैप, तो इसका अभी यहाँ पे रिकंसिलिएशन में कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि पीएनएल पे कोई हिट नहीं है। आगे अगेन डेफर्ड टैक्स हिट हो रहा है, पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो रिवर्स होगी वो ओसीआई से होगी, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट। खत्म कर रहा हूं क्योंकि देयर इज नथिंग टू पे मोर, क्योंकि वो गेन नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं होना चाहिए। और ओसीआई क्रेडिट, क्योंकि ओसीआई से ही रिवर्सल होगा। बात क्लियर है? आगे देखें, फिर बोल रहा है कि भाई अंडर टैक्सेशन लॉस रीवैल्यूएशन हैज नो इफेक्ट, यही बात कही हमने भी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस फॉर पीपी एज एट 31 दिसंबर 2019, ये ओपनिंग दी हुई है, तो मैं फॉर द ईयर एडजस्ट करके क्लोजिंग पे अकॉर्डिंगली पहुंच जाऊंगा, वो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखेंगे। आगे ऑन जनवरी 1, 2020 TDL acquired debt securities which is redeemable at par on 31 दिसंबर 2022। यानी सर वो ये कह रहा है कि भाई अब जो चल रहा है आपका वो 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है ईयर एंड, और इस साल के शुरू में आपने डेट सिक्योरिटीज एक्वायर की हैं जो कि रिडीम होंगी पार वैल्यू पे। अब देखते हैं वो पार वैल्यू क्या है। पर अगर मैं देखूं 20, 21, 22 3 साल बाद इसकी रिडम्पशन है। इन्वेस्टमेंट इन RL was made for 90 million inclusive of 2 million paid as a brokerage and 8 million paid as a premium। यानी सर इसके अंदर इस 90 मिलियन के अंदर मेरा प्रीमियम भी शामिल है, मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है, याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका मॉडल क्या है, क्योंकि अगर इसका मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हुआ दैट मीन्स दैट आई नीड टू expense out the transaction cost incurred on the acquisition of this investment as per IFRS 9। क्लियर है? तो आगे रीड कर लेते हैं। ओके, द इन्वेस्टमेंट इन RL वाज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ओके, कूपन रेट इज 12% विच इज पेबल एनुअली इन एरियर्स। IRR दिया हुआ है 7.218%। अच्छा जी, अब सर देखिए कूपन 12% का है, IRR दिया हुआ है 7.281%, तो एक्चुअल रिटर्न कम इसलिए क्योंकि एक तो मैंने प्रीमियम पे किया है, दूसरा क्या पे किया है सर, मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया, तो ये दोनों ओवर द पीरियड अमोर्टाइज होंगे। और क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो निशाना जाता है कि सर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। अच्छा भाई आगे, फेयर वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज एट ईयर एंड इज 82 मिलियन, अंडर द लॉस कैपिटल गेन और लॉस इज 15% एट द टाइम ऑफ सेल। यानी बोल रहा है कि अंदर टैक्स लॉस कि जो कैपिटल गेन या लॉस है वो टैक्स हुआ जाता है कितने परसेंट पे, 15% पे। वाइल इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स ऑन रिसीव्ड बेसिस एंड ब्रोकरेज एंड प्रीमियम पेड इज अलाउड एज एन एक्सपेंस व्हेन पेड। यानी कि जो आपने प्रीमियम पे किया है और जो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किए, जब आपकी जेब से गया प्रीमियम दस्ती, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस के तौर पे आपको अलाउ हो जाएगा। तो ये भी एक टेम्पररी क्रिएटेड डिफरेंस है, क्योंकि एक चीज़ को आप ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करेंगे, वही चीज़ आपका टैक्स वाला डे 1 पे आपको एज एक्सपेंस अलाउ कर रहा है, तो किसी इनकम को वो बिला वजह टैक्स होने से रोकेगा। तो बकाया आप समझदार हैं। तो अभी देख लेते हैं, पहले इसकी पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 3। लेट्स टॉक अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 3। हमने कहा सर ओपनिंग, सही है जी, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग, सही है जी। हमने कहा सर हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो सर 2020 के अंदर आपने जब ये खरीदा है तो ये कितने मिलियन का है, 90 मिलियन का। इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करेंगे भाईजान आप 7.218% से, 7.218% से सर, बिकॉज दिस इज IRR। आपने कहा कैश जो आपको मिलेगा, जो कैश आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कूपन के हिसाब से। तो आपने कूपन किस पे लगाना है सर, फेस वैल्यू पे। और अगर मैं यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू निकालूँ तो सर इसकी फेस वैल्यू जो बनती है, आप 90 में जो कैपिटलाइज हुआ है प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो आपने 2 मिलियन को कटा दिया, 8 मिलियन को कटा दिया, तो 80 आ गई, सही है जी। तो आपने कहा 80 के ऊपर मैं लगा दूं कितना फीसद भाई, 12%, तो मेरे पास आ गया ये, सही है जी। तो मेरे पास ऑल टुगेदर
ये अमाउंट आ गई 86.90। अच्छा, एज फार एज अगर मैं एंट्री वाइज भी लेके चलूँ आपको, तो आपने जो डे 1 पे एंट्री बनाई होगी वो ये बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी, 90 मिलियन से। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्रीमियम, सही है जी। फिर आपने एंट्री बनाई होगी सर इंटरेस्ट इनकम डेबिट, इंटरेस्ट इनकम हो गई क्रेडिट, कैश हो गया डेबिट, और बकाया आपकी इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइजेशन होगी, तो पहले कैश ले आओ, कितना है जी 9.6 का। हमने कहा सर इनकम हुई ज़्यादा, कैश रिसीव हुआ ज़्यादा, इनकम कम बुक हुई, और इनकम इसलिए कम बुक हुई है क्योंकि इसके अंदर दो एक्सपेंस नेट हुए हुए हैं, पहला ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरा प्रीमियम। तो आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट मेरी डिक्रीज हो गई होगी ड्यू टू दिस फैक्ट। अब एक चीज़ को याद रखें मेरे बच्चों, आप लोगों के पीएनएल के अंदर, आप लोगों के पीएनएल के अंदर ये बला गई है, सही जी, ये पीएनएल में पार्क हुई है इनकम एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, क्योंकि पीएनएल बना रहे हो ना ऊपर, रिकंसिलिएशन टैक्स निकालना, तो ये सारी चीज़ें, तो ये आ गई, ये आपके पीएनएल में गई है, सही जी। और ये किसके हिसाब से बुक हुई हुई है, आईआरआर के हिसाब से, तो ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। चलें जी, फिर आपने कहा कि सर क्योंकि पहला ही साल है तो मेरे इस इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट भी यही है, और इफ़ आई टॉक अबाउट फेयर वैल्यू, तो मैं गया यहाँ पे सवाल के अंदर और मैंने देखा कि फेयर वैल्यू दी हुई है इसकी 82 की, 82 की। तो सर मैंने कहा जब फेयर वैल्यू 82 की दी हुई है तो मेरे पास गेन या लॉस आ जाएगा। तो सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास सॉर्ट ऑफ लॉस आ गया 4.9 का। अब जब मेरे पास लॉस आया मेरी जान मेरे बच्चों, तो मैंने क्या एंट्री बनाई होगी, मैंने एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ओसीआई डेबिट, कितने से भाई, 4.9 से। और जैसे ही ये लॉस गया ओसीआई के अंदर, तो आपने डेफर टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट करना होगा, डेफर टैक्स क्रिएट करना होगा, और ओसीआई को डेबिट, क्योंकि देखें ना आपके सामने, अच्छा डेफर टैक्स लायबिलिटी कह रहा हूँ, डेफर टैक्स एसेट को डेबिट करके ओसीआई को क्रेडिट करना होगा, कितने से, अब ये कैपिटल गेन है ना, ये लॉस है, तो आपको जब ये नुकसान होगा तो वो कितने रेट के ऊपर होगा, सर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 15%, 15%, ये रहा। तो अब आप पता है क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको लॉस हो गया, आपको लॉस हो गया, तो उस लॉस के ऊपर जो टैक्स की बचत, पहले बताओ लॉस कहाँ बुक हुआ, ओसीआई में, तो उसके ऊपर टैक्स की सेविंग भी कहाँ बुक होगी, क्योंकि देखो अगर आज मैं इसको बेचता हूँ तो मुझे डिडक्शन मिलेगी ना कि भाई आपको नुकसान हो गया, पर टैक्स वाला आपको डिडक्शन तब देगा जब आप इसको एक्चुअल में बेचेंगे, जब आप इसको एक्चुअल में बेचेंगे। अभी बेचा तो नहीं है, पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब का लॉस है उसकी सेविंग उसी वक्त बुक कर लो, उसकी सेविंग उसी वक्त बुक कर लो। जब आप इसको असल में बेचोगे टैक्स वाला बोलेगा मेरी नज़र में अब लॉस है, तो वो आपको करंट टैक्स कम कर देगा, आप बोलेंगे नहीं भाई ये तो मैं ओसीआई में ऑलरेडी बुक करके बैठा हूँ। बात क्लियर है? तो आप फिर उस वक्त इस एसेट को रिवर्स करके एक्सपेंस बुक करेंगे, क्योंकि तब पीएनएल हिट हो जाएगा। तो ये ऑल टुगेदर एक मैपिंग है आपके लिए। तो सर ये याद रखिएगा, ये भी ओसीआई का इम्पैक्ट है, दो ओसीआई के इम्पैक्ट होगा, एक जो ऊपर सीखा रीवैल्यूएशन वाला वो रिवर्सल है, और एक ये है जो एक डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है टूवर्ड्स लॉस ऑन ओसीआई जो कि इन्वेस्टमेंट पे कैरी हो रहा है। अच्छा भाई, अब सवाल को रीड करूं अकाउंटिंग के बाद, तो वो क्या ही रहा है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स होती है रिसीव्ड बेसिस के ऊपर, इंटरेस्ट इनकम टैक्स होती है रिसीव्ड बेसिस के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे एक परफॉर्मा बनाऊं कि अकाउंटिंग इनकम कितनी है, तो आपने कहा कि भाई अकाउंटिंग इनकम है ओनली इंटरेस्ट इनकम, और वो ये रही जो हमने बुक की है 6.5 की, सही है जी। और हमने कहा जो टैक्स इनकम है वो कितनी है, तो आपने कहा कि सर टैक्स इनकम एक तो आपने जो ये रिसीव किया है ये 9.6 है ना, वो तो कह रहा है रिसीव्ड बेसिस के ऊपर है, तो जो आपने रिसीव किया है वो आ गया ये, और फिर इसमें से आपने जो है प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस की, क्योंकि देखो आपने उसको ऊपर यहाँ पे 6.5 में अमोटाइज किया हुआ है ओवर द पीरियड, वो वन टाइम अलाउ कर रहा है। तो मैंने कहा कि सर प्रीमियम कितने का था, 2 का था या 8 का था, सर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि 2 मिलियन पेड एज अ ब्रोकरेज, ओके, तो ये ब्रोकरेज है, बाकी 8 मिलियन आपका प्रीमियम है। तो आपने कहा सर एज फार एज टैक्स वाला इज कंसर्न, तो टैक्स वाले के हिसाब से तो इस साल आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जो कूपन रिसीव किया और ये वन टाइम हुआ तो ये है। अच्छा, अब मैं जब यहाँ पे इसका काम करूँगा तो हमने कहा IFRS 9 एडजस्टमेंट के नाम से डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, IFRS 9 एडजस्टमेंट के नाम से डाल देता हूँ। तो आपको एक बात तो पता है ना कि मेरे ऊपर P&L के अंदर 6.5 शामिल है, 6.5 शामिल है, जबकि 0.4 माइनस होना चाहिए। तो मैंने कहा कि एक तो मैं ये माइनस कर लूँ, दूसरा मैं मज़ीद ये माइनस करूँ, तो ये आ गया 6.9, ये देख लो भाई, ये आ गया 6.9। कुल मिला के सर आप बोल रहे हो कि 6.9 क्यों कर रहे हैं भाई, जब पहले मैंने 6.5 रिवर्स किया तो वो 0 हो गया और मज़ीद मुझे 0.4, यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा टैक्स वाला मुझे कह रहा है कि मैं इतना टैक्स नहीं कर रहा, तो वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है। पहले तो वो कह रहा है कि भाई मैं इसको टैक्स नहीं कर रहा, जबकि उसको अकाउंटिंग के लिए आपसे टैक्स होना चाहिए, और मजीद वो लेस करवा रहा है। तो मैंने दोनों के ऊपर, क्योंकि ये टेम्पररीली क्रिएटेड डिफरेंस है, मैंने दोनों के ऊपर क्या बुक कर लेना है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि क्योंकि देखिए डिफरेंस आ रहा है ना, टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं आपके रिसीट बेसिस पे टैक्स करूंगा, ये देख लो यहाँ पे टैक्स वाला क्या कह रहा है, मैं आपको रिसीट बेसिस पे टैक्स करूंगा। सही जी, आपकी रिसीट कितनी हुई है सर, आपकी रिसीट हुई है कुल मिला के 9.6 की। तो टेक्निकली अगेन रिपीट करूं, टैक्स वाला आपको करंट टैक्स तो चार्ज करेगा सिर्फ किसके ऊपर कि भाई ये 9.6 के ऊपर। तो अगर मैं आपको इसका ब्रेकअप बना के दूं यहाँ से हटा के भी कि IFRS 9 की एडजस्टमेंट में 9.6 मिलियन तो वो मुझे करंट टैक्स में चार्ज करेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो मेरी अमाउंट शामिल है ना 6.5 वर्सेस 9.6, वो कितने का पंगा है मेरा सर, आपने कहा पहले तो इतने का पंगा है 3.1 का, क्योंकि देखो मसला ये है कि वैसे तो वो मुझे चार्ज कर रहा है ऑल टुगेदर, पर उसके लिए ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर मैं देखूं तो हमारा डिफरेंस कुछ इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ये और ये। हमने कहा एक तो ये बोल रहा है हटाओ और फिर बोल रहा है कि भाई ये हटाओ, 6.9 का टोटल डिफरेंस है हमारे और उसके बीच में। पर सर अब मैं क्यों इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपको सोचने की नीड है, क्योंकि सर देखें इसके ऊपर जो 9.6 है ना, इसके अंदर जो छुपा हुआ है 9.6, क्योंकि हमने तो इनकम कितनी बुक की है 6.5 की, हमने बच्चों इनकम कितनी बुक की है 6.5 की। टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें टैक्स करूंगा 9.6, क्योंकि देखो उसमें लिखा हुआ ये रिसीव हो चुका है, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रिसीव हो चुका है रिसीट बेसिस पे। क्या लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर कूपन है विच इज पेएबल इन एरियर वाइल इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस। तो इंटरेस्ट इनकम जो मेरे बच्चों तुमने रिसीव की है वो तो टैक्सेबल है, और उस पर बाखुदा कोई टैक्स के रेट का भी चेंज नहीं है, तो अब ऑल टुगेदर जो पंगा आ गया मेरे पास, वो कुल मिला के इसका और इसका मिला के आ गया। ये हमने लिंक लगा देना है, ये और ये, इसको प्लस का साइन डालना है, ओके जी। तो अब जब मैं 6.9 यहाँ से माइनस कर रहा हूँ तो टैक्स वाला मुझे टैक्स करने के बजाय मुझे माफ़ी दे रहा है, क्योंकि उसके पास ओवरऑल बेसिस पे माफ़ी है 0.4 की। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लूँगा। और मज़े की बात यह है कि इंटरेस्ट के ऊपर कोई अलग से टैक्स रेट नहीं, यहाँ कैपिटल गेन के ऊपर है, मैंने उस पर अलग से बुक कर लिया 15%, पर वो भी कहाँ गया है OCI में। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब आगे लेके चलते हैं। हमने कहा कि सर चौथे में ड्यूरिंग द ईयर TDL received a letter from FBR regarding an income which was not taxed in accordance with the FBR and rupees 1 lakh was paid as a tax on previous income। तो सर ये प्रायर ईयर का टैक्स हो गया जो आप करंट ईयर में पे करेंगे, तो ये टेक्निकली एक परमानेंट डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि आपके पास एक तो आ जाता है करंट टैक्स और फिर प्रायर ईयर का टैक्स ही अलग से ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस साल की वो इनकम ही नहीं है। तो मैं एडजस्ट क्या करूँ, तो उसको यहाँ पे ऐड करके टैक्स नहीं कराना, वरना वो करंट टैक्स लगेगा। ये प्रायर ईयर का टैक्स है, तो उसको याद रखिएगा, अलग से ऐड करवाएंगे। आगे जी, हमने कहा भाई ऑन जनवरी 1, 2020 TDL रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 6 लाख फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। सर ये IS 20 आ गया।
subject to the condition that the payment of 6 million against the wages should be paid by the company in the next 3 years. TDL ने 2.5 million पे कर लिए हैं out of 6 million during the year as wages. Under tax laws, grant is taxed when received. Grant is taxed when received. तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट की वर्किंग करूँ तो अब हमें यहाँ पे कंडीशनल ग्रांट है ना, और कंडीशन क्या है कि वेज एक्सपेंस है. अच्छा, वेज एक्सपेंस कुल मिला के कितना स्पेंड करना है? सर आपने कहा 6 मिलियन, आउट ऑफ विच कितना स्पेंड हो चुका है? 2.5 मिलियन. तो आपने कहा कि सर जब मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो इतने % कंडीशन में सेटिस्फाई कर चुका हूं. कंडीशन सेटिस्फाइड. अब इसके लिए IS-20 आना चाहिए. तो मैंने कहा जब मैं इतनी % कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका हूं तो मेरे पास जो ग्रांट रिसीव्ड है वो कितनी है भाई? मैं सवाल में गया और मैंने कहा जो आपके पास है ग्रांट रिसीव हुई है वो है 6 लाख रुपए की. ये आ गया. अच्छा, मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा सर 2.5 लाख रुपए क्लासिफाइड एज इनकम. 2.5 लाख रुपए क्लासिफाइड एज इनकम हमारे इस पीएनएल के अंदर मेरे बच्चों 2.5 लाख रुपए शामिल है. 2.5 लाख रुपए का मतलब है इफ यू टॉक अबाउट इन मिलियंस तो मैं इसको डिवाइड कर दूं मिलियन से तो सर ये हो गया 0.25. सही है, इन इनकम इन आर पीएनएल. बट अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ कि टैक्स के हिसाब से कितनी है? तो सर आपने कहा जितनी रिसीव हुई है वो कितनी है? 0.6. तो सर आप क्या ये बात मानते हैं कि टैक्स वाला बोलेगा कि भाई जब आपको रिसीव हुई है शाबाश बेटा इस पे मुझे टैक्स दो, तो इतना 0.25 मैं ऑलरेडी लेके जा चुका हूँ, बाकी मेरा डेफर्ड में होगा. पर खैर अब मुझे टैक्स अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि भाई मुझे तो पूरे पे इनकम पे टैक्स दो, तो मैं मज़ीद ये ऐड कर लूँगा 0.35. तो मैंने कहा भाई ये आ गई ग्रांट रिलेटेड एडजस्टमेंट. अच्छा खैर जब मैंने इसको ऐड बैक करवाया तो वो मुझे किसी ऐसी इनकम को टैक्स कर रहा है जो इस साल टैक्स होना बनती ही नहीं है. तो इसको ऐड करने से टैक्सेबल इनकम हो गई ज़्यादा, टैक्स भी ज़्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम. तो हम सेविंग क्लेम कर लेंगे डेफर्ड टैक्स इनकम की, क्योंकि ये इस साल की हमारे हिसाब से इनकम ही नहीं है. पर जब आगे जाके जब मैं इसको इनकम बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो डेफर कर रहा हूँ, तो टैक्स वाला बोलेगा कि मैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स ले चुका हूँ और वाकई में करंट टैक्स पे दे भी चुका हूँ. तो उस वक्त मैं अपने मैचिंग कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए इसके एसेट को रिवर्स करके एक्सपेंस बुक करूंगा. तो ये आ गया हिसाब किताब. सही है जी. हमने कहा 6 मिलियन वो कह रहा है, मतलब 0.6 मिलियन वो कह रहा है, 0.25 हमने किया हुआ है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.35 है जो हमने ऊपर अलग से ऐड कर दिया. तो आ जाए जी इसके बाद. अच्छा भाई अब कह रहा है कि भाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी CWIP चल रहा है हमारा, और CWIP के अंदर हमने कहा सही जी एज एट 31 दिसंबर 2021 इंक्लूड्स अ बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड इन 2020. अच्छा अब हमारा साल चल रहा है ये 2020 31 दिसंबर. तो सर यहाँ पे इस ईयर को हम सही कर लेंगे. ये जो ईयर है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ईयर है 2021 नहीं है, सही जी, ये 2020 है. तो जब मैं आपको PDF भेजूंगा मैं इसको सही कर दूंगा. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज 31 दिसंबर 2000 इंक्लूड्स अ बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड इन 2020. सही जी. अंडर टैक्स लॉस द बोरिंग कॉस्ट इज अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज इंकर्ड. अच्छा वो कह ही रहा है कि भाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज 31 दिसंबर इंक्लूड्स अ बोरिंग कॉस्ट. अच्छा अब यहाँ पे मैंने टेक्निकली अमाउंट नहीं लिखी जल्दबाजी में, तो अब मैं बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट अगर यहाँ पे बता दूँ आपको, तो बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ. जो कैपिटलाइज हुई है वो है रुपीज़ हमारी अल्लाह वल्ला करे 2 मिलियन की. सही है जी. हमने क्या किया हुआ है उसको कैपिटलाइज किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. फिर आप इसको सही कर लीजिएगा, मैं आपको सवाल में डाल के दे दूंगा जब दूंगा. बोरिंग कॉस्ट दी हुई है 2 मिलियन की. अच्छा जब बोरिंग कॉस्ट बच्चों मैंने कैपिटलाइज की हुई है और टैक्स वाला कह रहा है कि भाई अंडर टैक्स लॉस बोरिंग कॉस्ट इज अलाउड इन द ईयर व्हेन इन विच इट इज इंकर्ड.
जब वो इंकर हुआ है तो हमने क्या किया कि भाई इंकर हो चुकी है ना, वो तो अलाउ करेगा। तो अब हमने कहा कि भाई देखें हमारे हिसाब से तो IAS 23 अप्लाई हो रहा है, हमने उसको कैपिटलाइज किया हुआ है। टैक्स वाला कह रहा है कि भाई तुम इसको माइनस करो, शाबाश, तुम इसको पता नहीं कब कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करोगे, तुम इसको माइनस कर लो, मुझसे डिडक्शन ले लो। तो हमने कहा ये आ गई हमारी बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट, तो वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है, तो हमने क्या बुक कर लिया, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, जब फ्यूचर में जब मैं डेप्रिसिएशन के नाम पे इसको क्लेम करूंगा तो वो एड बैक करा के मुझसे टैक्स ले लेगा। अब मुझे बोलेगा मैं तुम्हें ऑलरेडी इसकी डिडक्शन दे चुका हूं, तो जब वो एड बैक करवा के मुझसे टैक्स लेगा तब मैं क्या करूंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग के लिहाज से सेविंग आगे की होगी। बात क्लियर है? तो खैर हमने ये कर लिया इसके लिए। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई ऑन जनवरी 1, 2020 TDL acquired a property for ₹40 million which was rented out to ML at an annual rent of 4 million payable in advance। सही जी, जनवरी 1 की बात हो रही है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि भाई 40 मिलियन की प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, और 4 मिलियन पेबल इन एडवांस, अगर मैं एडवांस भी देखूँ तो पूरा साल का उसने अगर मुझे रेंट दिया है तो पूरे साल में आके इनकम बुक हो चुकी होगी, यानी इस रेंट के ऊपर अभी कोई पंगा नहीं है। एडवांस में देता है ना, तो 1 जनवरी को जो एडवांस दिया होगा तो अनर्न में आ गया होगा। अब वो अनर्न आते आते पूरे साल में मेरी इनकम बन गई होगी, मेरी भी इनकम उसकी भी इनकम, कहानी खत्म अब तक एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है। आगे, कंपनीज पॉलिसी इज टू मेजर IP ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द ईयर एंड इज 45 मिलियन। यानी सर हमें ये बात पता है कि 5 मिलियन का फेयर वैल्यू का गेन मेरे इस PNL में शामिल है, 5 मिलियन का, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 5 मिलियन का। आगे, कंपनी पॉलिसीज टू मेजर IP ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट ईयर एंड इज 45 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी साल के आखिर में कितनी है भाई, 45 मिलियन की है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट इज 15% वाइल द टैक्स डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जब फेयर वैल्यू पर रखता हूँ तो वो डेप्रिशिएट नहीं होती है। आगे, हमने कहा कि भाई कंपनी की इंटेंशन है कि वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा 2 साल। सही है भाई, कर ले। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डिडक्टेबल अलाउंस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड गेन ऑन डिस्पोजल वुड बी टैक्स एट। अच्छा, यहाँ पे ये बताना ये चाह रहा है कि टैक्स अथॉरिटीज किसी फेयर वैल्यू गेन को नहीं मानती हैं। टैक्स अथॉरिटीज उल्टा इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अलाउंस देती है, यानी आपने जब खरीद लिए तो आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करो, वो कभी ना कभी एडजस्ट होगा आगे जाके फ्यूचर में। तो खैर, अगर मैं कहूँ कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी इस साल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वर्किंग कर लेता हूँ अलग से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी थी, 40 मिलियन। अच्छा, मैंने कहा टैक्स का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, हाँ भाई रेट दिया हुआ था ना यहाँ पे, जो हमारा टैक्स का डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वाइल टैक्स डेप्रिसिएशन इज 10%। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई टैक्स का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 10% है। सही है जी, तो हमने ये कहा जब टैक्स का डेप्रिसिएशन, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, जब टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 10% है तो एक एक्सपेंस आ गया टैक्स वाले के हिसाब से। एज फार एज मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास एक, अच्छा रेंटल इनकम का फर्क ही नहीं है, उसको मैं गिन ही नहीं रहा। हमने कहा एक फेयर वैल्यू गेन है, कितने का, 5 का। अच्छा, ज़रा बात समझें, टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं किसी फेयर वैल्यू गेन को नहीं मानता। टैक्स वाला क्या कह रहा है, मैं किसी फेयर वैल्यू गेन को नहीं मानता, तो मेरा टैक्स वाला मेरा जो फेयर वैल्यू गेन है वो तो पहले बोलेगा शाबाश बेटा इसको ऐड कर, मैं नहीं मानता। और मजीद मेरा टैक्स वाला कहेगा कि मैं तुम्हें इसकी डिडक्शन अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तुमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, क्योंकि सवाल लिख के दे रहा है, क्योंकि तुमने मेरे हिसाब से अगर पैसा लगाया, किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आई विल अलाउ यू अ डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वो कह रहा है भाई मुझसे 4 मिलियन की डिडक्शन ले लो, 4 मिलियन की क्या ले लो, डिडक्शन ले लो। अच्छा, अब दो बातें। अब यहां पे नीचे लिखा हुआ है
अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि टैक्स अथॉरिटीज अलाउ करती हैं और गेन ऑन डिस्पोजल वुड बी, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट्स का नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन ऑन डिस्पोजल किस पे टैक्स होता है? 20% पे। यानी अगर मैं आपको रुक के यहाँ पे एक बात समझाऊं कि आपका टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें आज 4 मिलियन की डिडक्शन दे रहा हूँ, आज मैं तुम्हें 4 मिलियन की डिडक्शन दे रहा हूँ, सही है जी। तो वो कह रहा है सही है भाई 4 मिलियन की डिडक्शन तो दे रहा है, तो 4 मिलियन से वो मुझे माइनस करवा देगा, और मजीद वो कह रहा है कि मैं इसको भी नहीं मान रहा, मजीद वो कह रहा है मैं इसको भी नहीं मान रहा। तो आपको एक बात पता है, फ्यूचर में प्लीज़ सुनिएगा, यहाँ पे करके बताता हूँ, ये टैक्स के हिसाब से हो गई कैरिंग अमाउंट, टैक्स के हिसाब से यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ना आपको पूरा लॉजिकली समझाने के लिए। और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गेन है 5 का, और अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है? आपने कहा सर 45, अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट कितनी है? 45, ऐसा ही है। यहाँ पे टैक्स कर लेते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग कर लेते हैं, यूँ ही कर लेते हैं ना, कि हमने कहा ये 4 आ गया, 40 आ गया, सही है, ये कॉस्ट आ गई, ये फेयर वैल्यू गेन आ गया 5 का, तो हमारे पास ऑल टुगेदर ये चीज़ हो गई। अच्छा, आप बहुत सुकून से समझना, जब मैं इस एसेट को बेचूंगा इन फ्यूचर, सेल करूंगा, बहुत माइन्यूट सा फर्क होगा इसमें सुनना, क्योंकि ऐसी एडजस्टमेंट आई नहीं है कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो। जब मैं इसको सेल करूंगा तो 45 मिलियन का सेल होगा, अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट भी कितनी होगी? 45, सही है जी। तो अकाउंटिंग के लिहाज से कोई गेन नहीं आएगा, अकाउंटिंग के लिहाज से बच्चों कोई गेन नहीं आएगा, पर टैक्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से आपकी सेलिंग प्राइस 45 होगी, क्योंकि फेयर वैल्यू 45 है, ये 36 होगा, ये 9 रुपये आ गया। अब इस पे क्या मांगेगा वो? करंट टैक्स एक्सपेंस मांगेगा, पर बेचने पे करंट टैक्स एक्सपेंस कितना मांगेगा? 20% का, ऊपर लिखा हुआ था 20%। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आज वो माइनस करवा के एक टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसको वो आगे जाके टैक्स करेगा, जिस पर टैक्स बनता है इस साल है, जिस पर टैक्स बनता इस साल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं ऑल टुगेदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट करूँ, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट में पहले तो ये 5 कटाऊँगा, क्योंकि वो कह रहा है भाई 5 के गेन को नहीं मानता, और मज़ीद वो 4 का डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा। पर अगेन मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स बुक करूँगा एट 20%, डेफर्ड टैक्स बुक करूँगा एट 20%। तो सर आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मैं डेफर्ड टैक्स बुक करूँगा 20% का, क्योंकि आगे जाके इस पर टैक्स भी दूंगा 20%। अच्छा सर, आई होप आपको अब ये एडजस्टमेंट क्लियर होगी। अब हम इसको देख लेते हैं आगे की चीज़ें, सही है जी। अगेन मैंने ये पूरी तुम्हें एक्सप्लेन करके बताइए कि आगे इस पर जो टैक्सेशन होगी, क्योंकि आज वो बोल रहा है 9 मिलियन में टैक्स नहीं कर रहा, एक तो जो मैंने गेन बुक किया उसको हटाया, किसी और इनकम को भी टैक्स होने से रोका, पर ये जो भी इसने बचत दी है आज, वो आगे जाके कितने रेट के ऊपर टैक्स होगी? आपने बोला 20% का क्रिएट हो रहा है, जो आगे जाके क्या होगा? टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 20%, पर टैक्स बनता इस साल है। तो मैंने ऑल टुगेदर उतने पे ही बुक किया है, बात क्लियर है? चलें जी आगे। अब मैंने ये कहा, अब मैंने, क्योंकि देखो ना आपके सामने है ना, जब मैं इसको बेचूंगा तो 9 का डिफरेंस आएगा आगे जाके, अगले साल ही बेच दूं तो, और उसके ऊपर टैक्स में कितना दूंगा? 20% का। तो मैं यही लायबिलिटी रिवर्स करके क्या बुक कर लूँगा मेरे बच्चों? मैं टेक्निकली यही लायबिलिटी को रिवर्स करके मैं डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूँगा, नलिफाई कर दूँगा, मैं बोलूँगा मैं टैक्स पहले ही बुक कर चुका हूँ। आप करंट टैक्स ले लें, पैसे ले लें, पर एक्सपेंस की बात नहीं हो रही है, मैं इसको इनकम में रिकॉर्ड करके ख़त्म कर दूंगा, नेट कर दूंगा, नलिफाई कर दूंगा। आगे अब मैंने ये कहा कि सर एज ऑन 31 दिसंबर हमारे पास कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस हैं 10 मिलियन के, सही है जी। और वो कह रहा है भाई प्रोबेबल है कि हम, तो जाहिर सी बात है अगर मेरे पास टैक्स लॉसेस हैं तो ये तो हमारी बचत है ना, और इसके ऊपर मैं पिछले साल ऑलरेडी इसके ऊपर क्या बुक करके बैठा हुआ हूँ? डेफर्ड टैक्स एसेट। तो मैंने कहा पहले देखूं कितना मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओह सर 47 है, ये तो 47.45 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लॉसेस। तो एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स लॉसेस के अंदर मैंने 10 मिलियन माइनस किया, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास, सही है जी, ये हमारे पास आ गई सर टैक्सेबल इनकम। एंड आई बिलीव मैं अगेन एक नज़र ऊपर घुमा लूँ, कोई ऐसी इनकम नहीं है जो सेपरेट स्लैब पे टैक्स हो। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, कोई इनकम नज़र नहीं आ रही। हाँ पर पिछले साल वाली एक प्रायर ईयर की इनकम आएगी, वो देख लेते हैं।
बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा टैक्स रेट कितना चल रहा है भाई बाबू, टैक्स रेट चल रहा है आपका 30% का। तो आपने इसके ऊपर टैक्स रेट जो 30% का चल रहा था वो आपने यहाँ चिपका दिया। ये आपके पास आ गया सर करंट टैक्स एक्सपेंस, सही है जी, ये आ गया आपके पास करंट टैक्स एक्सपेंस 11.24 का, सही है जी। इसके अंदर आप ऐड कर दें प्रायर ईयर टैक्स, और प्रायर ईयर टैक्स आपसे वो मांग रहा है, सही है जी, कितने का यहाँ पे देख लेते हैं। एंड रुपीज 1,100,000 वॉज पेड एज अ टैक्स ऑन प्रीवियस इनकम, सही है। अच्छा वो क्या कह रहा है, रिगार्डिंग अ इनकम विच वॉज नॉट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद, एंड रुपीज 100,000 वॉज पेड as a tax on previous income, यानी कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर TDL received letter from FBR regarding an income which was not taxed in accordance with FBR, and rupees 100,000 was not paid as a tax on previous income, यानी उसने was not यानी was paid लिखा हुआ पर यहाँ पे was not होना चाहिए। ये 100,000 हमने पहले पे नहीं किए थे तो उसने सीधा सीधा टैक्स की अमाउंट बता दी है, इनकम नहीं बताई। तो हमने टेक्निकली 100,000 को डिवाइड कर दिया मिलियन से, तो ये आ गया। तो हमने कहा कि सर ये प्रायर ईयर का अमाउंट है जो इस साल पे किया, तो ये 11.34 हो गया। सर ये तो हो गया आपका ये हिसाब किताब। अब सर हम एक नज़र घुमा लें ताकि हमसे कोई चीज़ मिस नहीं हो गई हो। डेफर्ड टैक्स हो गया, ये हमारा इनकम वाला कहानी हो गई, सही जी। और हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ डेट सिक्योरिटीज़, और जो फेयर वैल्यू का चेंज है आपका डेट सिक्योरिटीज़ का वो डेफर्ड टैक्स OCI में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसका कोई रिकॉन से ताल्लुक नहीं, यानी दो OCI के गेन है, एक इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है डेट सिक्योरिटीज़ में उसका, और एक कौन सा वाला रीवैल्यूएशन वाला जिस पे तो रिवर्सल था। खैर अब हमने ये कहा कि सर रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। रिकन्सिलिएशन के अंदर सर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट चिपका दें। आपने कहा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने 30% कर दिया, वो भी किसका 75 का 30%, सही है जी। आपने कहा कि सर करंट टैक्स एक्सपेंस आपका है ये, और आपके पास प्रायर ईयर टैक्स है ये, सही है जी। अब व्हाट यू नीड टू डू इज टू बुक डेफर्ड टैक्स नेट। अब एक्सपेंस है इनकम है वो देख लेते हैं, फोकस होके देखिएगा। मैंने कहा ये जो आपके पास अमाउंट्स हैं जो मैं सम करने लगा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, सही है जी। इन सब के ऊपर आपने कुल मिला के क्या बुक करना है सर, डेफर्ड टैक्स नेट बेसिस पे। ये रहा, इन सब के ऊपर आप देखें तो नेगेटिव फिगर्स ज़्यादा हैं, तो इन सब के ऊपर आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करना है, ऐसा ही है 30% पे। फिर आपने कहा एक और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होगा, एक और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होगा, बट एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%। और मैंने कहा ऑल टुगेदर इन सब का जो आंसर आएगा वो आप ये रख दें 3.76। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ नेट बेसिस पे 3.76 का, और मैं जब ऊपर जाके एक बार अलग अलग से भी देख लूँ तो इसके ऊपर 30%, इसके ऊपर 30%, इसके ऊपर 30%, इसके ऊपर 30% और इसके ऊपर 20%। तो मैंने कहा कि सर अगर मैं, तो ये आ गया 7.36। हाँ अब ये हमने शायद मसला किया है, तभी हमने चेक कर लेना चाहिए 30% लगा के। तो ये नेट बेसिस पे मेरे पास आ रहा है कुल मिला के 7.36 का, और यहाँ पे 3.76 आ रहा है। तो हाँ अब एक बात समझ आ रही है कि जब हमने इस पर ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो फंक्शनैलिटी अपनी पिक कर रहा है। ये हमने बुक कर लिया भाई इसके ऊपर, और इसके ऊपर हमने 20% बुक कर लिया। तो ये भाई हमारा वापस से कर लेते हैं, ये सम किया
ये जो भी सम है इसके ऊपर 30%, 5.56, इसको भी सम करूं तो 5.56, बिल्कुल सही है। हमने कहा एक ये आ गया हमारे पास अमाउंट, सही है। फिर हमने मज़ीद इस पे बुक कर लिया, साइंस का ख्याल रखना पड़ता है भाई एक्सेल में। ये आ गया 7.36 का कुल मिला के आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, कुल मिला के डेफर्ड एक्सपेंस, तो अब हमने सही कर लिया। अच्छा भाई, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना जाएगा, तो आपने कहा ये आ गया 18.70। अगेन आपके पास टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना जाएगा 18.70 पर। सही है, इससे रिकनसाइल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके कुछ परमानेंट डिफरेंसेस हैं। एक तो आपके पास आ गया प्रायर ईयर टैक्स, जो कि ऊपर शामिल नहीं है, नीचे शामिल है, हमने उसको यहाँ डाल दिया, एक ये चीज़ हो गई। और एक आपका जो चेंज है वो आपका है ये वाला चेंज, कि इसके ऊपर आपने नीचे टैक्स बुक किया हुआ है 20% के ऊपर डेफर्ड टैक्स, सही है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, सही है जी, और ऊपर आपने बुक किया हुआ है 30% के ऊपर, तो आप मजीद हटा देंगे इसमें से। तो हमने कहा ये जो 9 का डिफरेंस है, 9 के ऊपर 10%, तो आपने कहा आपने 9 के ऊपर 10% बुक किया। तो सर अगर मैं इसको नेट करूं, अगर मैं इसको नेट करूं, सही है जी, तो हमारे पास बनता है 12.70, और हम इसको सम करें तो ये बनता है। अच्छा भाई, अभी भी हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, हमने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करना है, ये हमसे रह गया है, ये रहा जी। तो हमने कहा इसके ऊपर ये जो अमाउंट है, इसके ऊपर हमने ये बुक किया। तो सर आप ज़रा देखें, ये हो गया 21.70 एग्जैक्ट मैच। तो देखें सर, हमने इसके ऊपर भी डेफर्ड एक्सपेंस बुक करना था, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इस पर क्या बुक किया होगा, एसेट। आज वो रिवर्स करके एक्सपेंस बुक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ सेविंग मुझे टैक्स वाला इस साल दे रहा है, जबकि बनती पिछले साल थी, क्योंकि पिछले साल राइज हुई थी, मैं ऑलरेडी बुक करके बैठा हुआ था। बात क्लियर है? तो सर ये तो हो गई आपकी रिकॉन की बात, ये तो आ गई आपकी बच्चों रिकॉन की बात। अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, सही है जी। और बैलेंस शीट में भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जो है डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी निकालेंगे एज एट 31 दिसंबर 2020 फॉर ईच एंड एवरी टेम्पररीली क्रिएटेड डिफरेंस, सही है जी। तो हमने कहा एक एक करके बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोलते हैं अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस, सही है जी, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट। तो आपने कहा सर पीपी के ऊपर, हमने कहा सर ये कुछ भी करने की नीड नहीं है, ये भी कुछ करने की नीड नहीं है, हम सिंपल एक काम करते हैं, वो कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई हुई थी पीपी के ऊपर 22 मिलियन की, सही है जी, 22 मिलियन की। फोकस होकर मेरी बात पर सुनिएगा, 22 मिलियन की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो ओपनिंग बुक हुई हुई थी, मैंने मजीद बुक की, क्योंकि आपके सामने और मेरे पास ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो मैंने कहा इसमें मैंने प्लस कर दिया 10 का 30%, जो इस साल के डेफर्ड टैक्स में बुक हुआ होगा, और मैंने रिवर्स कर दी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बट वो याद रखिएगा वो ओसीआई से रिवर्स हुई है। वो कहाँ से रिवर्स हुई है? ओसीआई से। तो मैंने कहा मेरे पास जो इस साल रीवैल्यूएशन का रिवर्सल आया है, जो ओसीआई से आया, तो उसके ऊपर जो लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी वो रिवर्स हो गई होगी ओपनिंग में से। इसका पीएनएल पे अल्लाह की कसम अभी कोई इंपैक्ट नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ओसीआई से रिवर्सल है, डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई से किया होगा, यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और ओसीआई क्रेडिट हुआ होगा। बात क्लियर है? तो हमने कहा कि जब वो गेन नहीं रहा तो उस पर टैक्स भी नहीं होना चाहिए, तो गेन रिवर्स हुआ, उसका टैक्स भी रिवर्स हो गया। तो हमने कहा ये सूरत हाल है इसकी। तो हमने यहाँ पे 22 मिलियन में प्लस कर दिया फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन पे क्रिएटेड डिफरेंस, क्योंकि इस बार फिर टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, और इसमें मैंने 8 मिलियन पे 30% रिवर्स कर दिया। तो ये आ गया 22.60 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, सही है जी। अब एक एक करके एडजस्टमेंट लेके चल रहे हैं। हमने कहा सर डेट सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो सिंपल रखें ना सर, लंबी किए बगैर सिंपल रखते हैं। लंबी किए बगैर सिंपल ये है
कि मैंने कहा डेट सिक्योरिटीज़ के ऊपर आपके पास एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। सही जी, आपके पास एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अच्छा, डिफरेंस क्रिएट हुआ है आपके पास दो तरीकों से, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दो तरीकों से डिफरेंस क्रिएट हुआ है। एक आपका अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर का डिफरेंस है, एक आपका अमोर्टाइजेशन का डिफरेंस है, एक आपका फेयर वैल्यू का डिफरेंस है। तो एक ओसीआई से क्रिएट हो रहा है और एक आपका जो क्रिएट हो रहा है वो पीएनएल से क्रिएट हो रहा है। ये देख लें, आपको बता देता हूँ, आपका पीएनएल से क्रिएटेड डिफरेंस ये रहा 6.9 का, ओसीआई का तो अलग है, ओसीआई का तो क्या है, अलग है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई अगर आप सिंपल देखें कि टैक्स वाले के हिसाब से यहाँ पे कर लेते हैं, ये रहा, टैक्स वाले के हिसाब से जो आपकी कैरिंग अमाउंट है वो अभी भी कितनी होगी भाई, वो अभी भी होगी 80। सही है जी, क्योंकि वो तो फेस वैल्यू को ही मान रहा है ना, क्योंकि प्रीमियम है वो तो मुझे एक्सपेंस आउट करवा रहा है। और हमारे पास जो अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट है, बच्चों ये देख के करना, अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट से बात कर रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट, हमारे पास अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट है 86.9, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 6.9 आ गया आज तक का डिफरेंस, ये 6.9 पीएनएल का डिफरेंस है। तो हमने कहा कि आज तक हमारी डेट सिक्योरिटीज़ की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स की कैरिंग अमाउंट कम है। तो आज तक 6.9 की, क्योंकि आप ऊपर से भी देख सकते हैं 6.9 की इनकम उसने टैक्स होने नहीं दी, तो 6.9 की उसने इनकम टैक्स होने नहीं दी, तो हमने इसके ऊपर 30% की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी हुई होगी। आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं कि इसके ऊपर क्योंकि एक ही साल हुआ है तो 2.07 की रखी हुई है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। पर सर कहानी सिर्फ ये नहीं है, आप ये कहेंगे कि इसके ऊपर डेट सिक्योरिटीज़ में ओसीआई का भी एक गेन है, तो ओसीआई का गेन यहाँ तो आ गया है, ओसीआई का गेन बच्चों यहाँ तो आ गया है, वो कितने का था, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी ना, सही जी, लॉस है बल्कि, तो आपने कहा ओसीआई का ये तो आ गया है पर यहाँ पे नहीं है, तो आपने इसके ऊपर जो डिफरेंस आया उस पर 15% पे ये बुक किया हुआ 0.73 में, चेक भी कर लेता हूँ, मैंने याद रखने के लिए जानबूझ के किया था, ये था 0.73 डेफर्ड एसेट, क्योंकि लॉस है ना, आगे जाके जब वो लॉस एक्चुअल में करंट टैक्स एक्सपेंस में कम हो जाएगा, मैं बोलूँगा मैं तो ओसीआई में ऑलरेडी बुक करके बैठा हुआ था, बात समझ आ रही है, तो उस वक्त रिवर्स करके मैं बुक कर लूँगा इसको। खैर, तो अब हमने कहा ये अमाउंट आ गई सर, अब हम थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं, एक एक को पकड़ के चलो ताकि आसान रहे। इस पे तो कोई डेफर्ड टैक्स नहीं है, चौथी पे ये तो क्योंकि प्रायर ईयर का मंजन था। हाँ, अब यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे कहा सर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। जब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की बात करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वर्किंग हुई है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हमने कहा कि भाई 6 का आया था, हमारे पास 0.25 हो चुका था, 0.35 की हमारे पास क्या है, लायबिलिटी पड़ी होगी। टैक्स वाले की नज़र में जो आज तक तुम्हारी लायबिलिटी है वो उसके लिए क्या है, इनकम है। तो जब जो तुम्हारे लिए आज तक लायबिलिटी है वो उसके लिए इनकम है, तो उसने उसको ऐड बैक करवा के आज तक टैक्स करवाया होगा, तो आपने उसके ऊपर क्या बुक कर लिया होगा सर, डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया होगा, क्योंकि आपकी नज़र में वो इनकम ही नहीं है। चेक कर लो यहाँ से भी, ये रहा 30%, 0.11, सही है जी, क्योंकि पहला ही साल है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि पिछले सालों से चलती आ रही तो करते रहना बैलेंस मेंटेन, तो ये तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के लिए। आगे हमने कहा सर ये भी हो गया। इसके बाद अगर मैं देखूं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 2 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट का फंड है, सही है जी, तो हमने कहा कि भाई अब मैं, बाकी तो सेम होगा, मैंने यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट को अलग से डाल दिया आप लोगों के लिए, तो ये 2 मिलियन डाल दिया, तो उसने एक्सपेंस ज़्यादा दे दिया आपको, तो आपने क्या किया, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसका रेट सही कर लेना है, ये 30% है, सही है जी, ऐसा नहीं कि वही कॉपी हो जाए। खैर, अब इसके बाद हम आ गए सर जनवरी 1 ने पे पीपी, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो एक्वायर हुई है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी गेम समझें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है हमारे हिसाब से 45 पे, उसके हिसाब से 40 माइनस डेप्रिसिएशन पे, याद होना चाहिए आपको, 40 माइनस डेप्रिसिएशन पे, इस पे
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे हिसाब से आज तक 45 की वैल्यू रखता है उसके हिसाब से 36 की, यानी उसने माइनस करवा दिया, तो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक दिया, तो हमने उसके ऊपर मज़ीद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर 20% लगा दूँ तो 1.8 आता है, सही है जी। इस पे रेट अलग है, तो हमने यहाँ पे ख्याल रखा इस चीज़ का, तो सर इसका रेट हम कर लेते हैं 20%, सही है। अच्छा भाई, अब रह गई बात कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस की, तो वो तो ओपनिंग में था, क्लोजिंग में नहीं होगा, तो क्लोजिंग में मैं रखूँगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एसेट रिवर्स हो रहा है ना, तो इस बार रिवर्स हो जाएगा, आप क्लोजिंग में नहीं रखें। तो सर अब मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज़ें कराने के बाद यू विल गेट अ बैलेंस ऑफ नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बात क्लियर है? तो सर ये था आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस। ऐसे मैं और सवाल डालता रहूँगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गोइंग। जज़ाकल्लाह।